आदाब नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस पर। हुर्रियत लीडरान और मुज़ाकरातकार के दरमियान कायम हो चुका है राब्ता। जराये के हवाले से आई खबर, गुज़िश्ता हफ्ते वादी में क़याम के दौरान दिनेश्वर शर्मा ने की थी अब्दुल गनी भट्ट से मुलाकात। मिलिटेंसी से तौबा करने वाले 2 और नौजवानों की हुई घर वापसी। डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी, एहतियात के तौर पर तफसीलात बताने से किया इज्तिनाब। पीडीपी के अंदर खाने में मचा हुआ है घमासान। सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने इशारों में दिया इशारा, कहा कई लीडरों की आपस में नहीं होती बातचीत। लाल चौक में कौमी परचम लगाने की कोशिश में शिवसेना और बजरंग दल के कारकुनान गिरफ्तार। फारूक अब्दुल्ला के बयान के एहतजाज में जा रहे थे लाल चौक पर परचम लहराने। और आर्म फोर्स फ्लैग वीक पर जी सलाम की टीम पहुंची शहीद चुन्नी लाल के घर। दुश्मनों से लड़ते हुए 24 जून 2007 को शहीद हुए थे नायब सूबेदार। मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने गुज़िश्ता दौरे के दौरान सीनियर हुर्रियत लीडर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से मुलाकात की थी। जराये के मुताबिक ये मुलाकात श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर हुई थी। इस मुलाकात के दौरान एक और हुर्रियत लीडर भी मौजूद थे। ताहम प्रोफेसर भट्ट ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी उसूली तौर पर मुज़ाकरातकार के हक में है। दूसरी जानिब दिनेश्वर शर्मा की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक और तरदीद नहीं की गई है। वाज़ेह हो कि दिनेश्वर शर्मा पहले ही ये कह चुके हैं कि वो सभी से मिलने को तैयार हैं और हुर्रियत लीडरान को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। तो मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की मुलाकात हुई है हुर्रियत लीडर से और इसे काफी बड़ा और अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुज़ाकरातकार के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं दिनेश्वर शर्मा, उसके बाद से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि घाटी में हो सकता है बातचीत के जरिए अमन की कोई राह निकले, क्योंकि तमाम फरीकें जो हैं, तमाम पार्टी हैं इसमें, और बिना तमाम लोगों से बात करे कोई हल निकलना मुश्किल है और उसमें हुर्रियत लीडरान एक अहम हिस्सा हैं। तो मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने गुज़िश्ता दौरे के दौरान सीनियर हुर्रियत लीडर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से मुलाकात की थी। ये खबर जराये के हवाले से आ रही है। श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान एक और हुर्रियत के लीडर भी मौजूद थे। प्रोफेसर भट्ट ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी पार्टी उसूली तौर पर मुज़ाकरातकार के हक में है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें दिनेश्वर शर्मा की, तो उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक और तरदीद नहीं की है। वाज़ेह हो कि दिनेश्वर शर्मा पहले ये कह चुके हैं कि वो सभी से मिलने को तैयार हैं और हुर्रियत लीडरान को इससे अलग किसी भी कीमत पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो अहम हिस्सा है इस कड़ी का। और अब ये देखना होगा कि जो मुलाकात हुई है वो क्या बातचीत हुई है और क्या कोई हल निकलने की तरफ कोई एक बेहतर और मुस्बत कदम इसको माना जा सकता है, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है। दिनेश्वर शर्मा ने गुज़िश्ता दौरे में ये मुलाकात की है। ये मुलाकात सीनियर हुर्रियत लीडर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इस मुलाकात के दौरान एक और हुर्रियत लीडर भी उनके साथ मौजूद थे। तो काफी अहम इसको माना जा रहा है। जराये के हवाले से ये खबर है और जाहिर सी बात है काफी अहम कड़ी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम से। तजम्मुल, किस तरह से इस पूरी बातचीत को, इस मुलाकात को देखा जाए? देखिए बुशरा, जम्मू कश्मीर में कोई भी हुर्रियत लीडर किसी भी मेन स्ट्रीम लीडर या मुज़ाकरातकार से मिले, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और कहीं ना कहीं उम्मीद की जो किरण है कि हुर्रियत के साथ डायलॉग को सेंट्रल डायलॉग बनाया जाए और मानाखेज बनाया जाए। मुझे लगता है कि दिनेश्वर शर्मा की प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के साथ हुई मुलाकात को मुस्बत नतीजे से जाहिर किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की इनफरादी शख्सियत पे भी थोड़ी सी बात जरूर करना होगी। आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की संग बुनियाद डाली, उसके बाद बहसीत प्रोफेसर आप जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में तैनात रहे और उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें अपने ओहदे से बर्खास्त किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कयाम, उसके बाद
मरहूम अब्दुल गनी भट्ट के साथ साथ प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट और मरहूम अब्दुल गनी लोन के जाती मरासिम की बुनियाद पर उस वक्त एक टर्म में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया। उसके बाद हालात बदलते रहे और प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के हुर्रियत मीम के ग्रुप के नजदीकी लीडरान में शुमार किए जाने लगे। लेकिन गुज़श्ता 2-3 वर्षों के दौरान बुशरा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कोई सियासी सरगर्मी नहीं की, बल्कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के जनाजे में उस वक्त शिरकत की। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत भी की, जिसके बाद तासुर ये था कि शायद प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट कस्बा सोपोर की असेंबली निशस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद ये तमाम कयास आरायां गलत साबित हुई और प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट अपने ही महलखाने के अंदर मौजूद रहे। उसके बाद तमाम सूरत हाल जो थी जम्मू कश्मीर की, इस बीच दिनेश्वर शर्मा के साथ उनकी खुफिया मुलाकात को गर्च मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा गया। लेकिन इसका माने ये निकाला जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट अपने इस डायलॉग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए दिनेश्वर शर्मा की मुलाकात को यहीं पे अपना सफर रोकेंगे नहीं, बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। तजम्मुल, इसके साथ साथ ये भी खबर है कि उनके साथ साथ एक और कोई हुर्रियत लीडर हैं जिनकी मुलाकात हुई है दिनेश्वर शर्मा से। क्या उनके बारे में कोई जानकारी कि कौन है वो जिनसे मुलाकात हुई है? और इसके साथ साथ मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि लगातार हमें देख रहे हैं कि पिछली मुलाकातों में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उनको नहीं मिला था। अब अगर ऐसे में हुर्रियत लीडरान से अगर उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर माना जाए इसको। बुशरा, सवाल नंबर 1 का जवाब यह होगा कि JKLF के ही एक लीडर हैं जो प्रोफेसर गनी के साथ दिनेश्वर शर्मा की मुलाकात में मौजूद थे। इसके अलावा प्रोफेसर गनी के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्टी में जो लीडरान उनके हैं कमोबेश निस्फ दर्जन से भी कम है, लेकिन उनमें से कई जिम्मेदार लोग जो थे वो इस मुलाकात के वक्त मौजूद रहे। दिनेश्वर शर्मा की इस मुलाकात के बीच क्या बर्फ पिघलने के एतबार है, क्या यह पिघल सकता है? जवाब सही होगा, क्योंकि कहीं न कहीं से दिनेश्वर शर्मा ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से ये जो जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने बयान दिए थे, उन्होंने एक टाइम में एक बयान ये भी दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को अमलाना ये फरसुदा अमल है और ये बहुत पुराना हो चुका है, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद उठा था। जिसके बाद उन्होंने हुर्रियत की मीटिंगों में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलासों में जाना तकरीबन खत्म कर दिया। और इस बीच आज की इस मुलाकात से तासुर साफ तौर पर मिलता है कि कहीं न कहीं साबिक चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट की मुलाकात दिनेश्वर शर्मा से जो हुई है एक पहला मरहला है और इससे हम इब्तिदा कह सकते हैं और आने वाले दिनों में इससे भी एक मुस्बत नतीजा सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अभी भी इंतजार ये है कि किसी बड़े लीडर से आखिर कब उनकी मुलाकात होगी, कोई ऐसा चेहरा जिसे वाकई में कश्मीरी मानते हों, जिनकी बात को वाकई में माना जाए और जिनके इस कड़ी में जुड़ने के बाद वाकई में एक ऐसा टर्न आए जिसे माना जाए कि दिनेश्वर शर्मा वहां पहुंचे हैं तो ये बदलाव आया है। बुशरा, साफ लफ्जों में बताऊंगा कि जब तक बुजुर्ग अलायद की पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी से कोई भी मुज़ाकरातकार मिले तब तक ये माना जो है बेहतर निकाले नहीं जा सकते। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक मोहम्मद यासीन मलिक से मुलाकात होके भी, क्योंकि बराह रास्त सईद अली शाह गिलानी न सिर्फ मिलिटेंटों की हिमायत करते हैं बल्कि मसला कश्मीर को साबिक मुज़ाकरातकार और साबिक रिपोर्टों से वो काफी मायूस हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, जीते भी, इलेक्शन भी जीते, उसके बाद इस्तीफा भी दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे प्रोसेस जो है ये फरसुदा है, इससे हासिल कुछ नहीं होना है। मुझे लगता है कि दिनेश्वर शर्मा या कोई भी मुज़ाकरातकार हो, जब तक सईद अली शाह गिलानी के ग्रुप से मुलाकात नहीं होती है, ऑफिशियली इसका इन्विटेशन नहीं आता है, मुझे लगता है कि तब तक ग्राउंड लेवल पर कुछ चीज बदलने वाली नहीं है। और यही मुलाकात होगी जिससे तमाम मुज़ाकरातकार स्टेक होल्डर्स का नाम देकर कहेंगे वाकई उन्होंने कोई तीर चलाया और तीर निशाने पे लगा और सईद अली शाह गिलानी या उनके तंजीम से जुड़े किसी शख्स से मिलते हैं तो मुझे लगता है एक राह हमवार हो सकती है आगे के मराहिल के लिए। तजम्मुल, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सियासी जो लीडरान है उनसे तो उनकी मुलाकात हो रही है और जो तंजीमें हैं वो भी आगे आ रही हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी उस तरह की मुलाकात नहीं हो रही है जिससे कोई कारगर कदम कहा जाए। सही, बिल्कुल आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस ने मुलाकात की, उसके बाद कहा कि गुजरात में इंतखाबात है
और ये वो तासुर देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद साउथ कश्मीर में बाकी ऑपरेशन वगैरह चलाए जाते हैं। बाकी दिनेश्वर शर्मा का जो तैनाती हुई है वो सिर्फ इस बेस पे नहीं हुई कि वो एक या दो बार कश्मीर आए, हालात का जायजा लें, जम्मू में डोगरा फ्रंट और बाकी तंजीमों से मिले, पंडित बरादरी से मिले। एक प्रोसेस है, पहले कदम में उन्होंने बड़ी पार्टियों तक पहुंचने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, लोग जिस तरह से एक जादू की उम्मीद कर रहे हैं, कोई जादू की छड़ी उनके पास है नहीं कि उन्होंने वो छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। हर चीज में एक वक्त लगता है और चीजें जब इतने लंबे अरसे से खराब हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें ठीक करने में या फिर एक स्टेज तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तजम्मुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मकामी मुसलह नौजवानों के तई हुकूमत की नरमी का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। जनूबी कश्मीर के दो नौजवानों ने वालिदैन की अपील पर तशद्दुद का रास्ता तर्क कर घर वापस वो आ गए हैं। डीजीपी एसपी वैद ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी खुद दी, ताहम उन्होंने दोनों नौजवानों की शिनाख्त जाहिर नहीं की। डीजीपी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मजीद दो लड़कों ने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर अपने घर की राह पकड़ ली है। आपका अपने घरों में खैर मकदम है। विक्टर फोर्स के जीओसी वीएस राजू ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुद सुपुर्दगी करने वाले नौजवानों की शिनाख्त और तफसीलात जाहिर नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेन स्ट्रीम में वापस आने वाले नौजवानों को उनकी दिलचस्पी और सलाहियतों के मुताबिक उनकी बाज आबादकारी की जाएगी। डीजीपी ने नौजवानों की वापसी को हौसला अफजाई वाला रुझान बताया। उन्होंने दूसरे मिलिटेंट्स की माओं से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों से वापस आने की अपील करें। फुटबॉलर माजिद खान की घर वापसी के बाद ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनके लड़के मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी वापसी की अपील कर रहे हैं। बारामूला की एक खातून भी अपने लड़के नसीर की वापसी के लिए गिरिया और जारी कर रही हैं। रियासती पुलिस एक पॉलिसी के तहत इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि भटके हुए नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। शोपियां में पुलिस के आला अफसरान की एक टीम ने इस तरह के 30 खानदान की मुलाकात की और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अफसरान ने इन लोगों की दिलजाई की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके अजीजों को सही सलामत वापस लाने का तरीक़ाकार ढूंढा जाएगा। नौजवानों के वालिदैन को पुलिस ने यकीन दिलाया कि वापसी के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासरीन वालिदैन को इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की सूरत में उनकी बाज आबादकारी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल लगातार बने हुए हैं। तजम्मुल, ये बताइए कि लगातार जिस तरह से वापसी का ये सिलसिला जारी है, जाहिर सी बात है इसे एक पॉजिटिव तरीके से ही देखा जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में ये जो तादाद है और बढ़ सकती है और ऐसे और बहुत सारे वालिदैन हैं जो सामने आ सकते हैं, और क्या इसकी वजह आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उस वक्त बात की थी कि मिलिटेंटों को लड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि पीडीपी मैदान में आ चुकी है और सियासी मामला सियासी तौर पर हल करने के मुतमनी है। और इसी में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस के बाद कुछ देर तक पीडीपी थोड़ी सी खामोश रही, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि रियासती वज़ीर आला ने लगातार मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह न सिर्फ श्रीनगर आते रहे बल्कि दिल्ली दरबार में भी मुलाकातें होती रही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर से भी इस मामले पर बातचीत होती रही कि कश्मीर का जो नौजवान है ये बुनियादी तौर पर और जन्म से बहुत टैलेंट है और इसको दिशा देने की जरूरत है और अगर इसको अपनाया जा सके तो उसमें कोई बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जो लोग मिलिटेंसी ज्वाइन किए हैं, खासकर बुरहान वानी एपिसोड के बाद जो सूरत हाल सामने आई कि फला इलाके में 4 लड़के, फला इलाके में 10 लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए हैं, जिसके बाद रियासती वज़ीर आला काफी देर तक खामोश रही। उसके बाद यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई, रियासती पुलिस के चीफ सुरागता इदारों के जो सरबराहान हैं उन्होंने उसमें शिरकत की और मरकजी वज़ीर दाखिला से बाज़ाब्ता मशावरत के बाद एक प्रोसेस शुरू किया गया क्यों ना एक अपील की जाए, एक मौका दिया जाए इनकाउंटर से पहले, मारामारी से पहले, मुठभेड़ से पहले इन नौजवानों की घर वापसी, इसको सरेंडर पॉलिसी का नाम न दिया जाए क्योंकि सरेंडर पॉलिसी से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने जो एक इंतशार पैदा किया था कि सरहद के उस तरफ जो लोग मुजफ्फराबाद में तरबियत हासिल करने गए हैं उनकी वापसी को सरेंडर पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसके बाद कुछ लोग नेपाल के रास्ते आए और जाहिर सी बात है तजम्मुल, इसको काफी पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, लेकिन अगला सवाल ये बनता है कि अब ये इन लोगों
की घर वापसी तो हो गई है, लेकिन मेन स्ट्रीम में आखिर ये लोग किस तरह से अपनी जगह बना पाएंगे? बाज आबादकारी जो है वो भी एक मुश्किल मरहला हो सकता है, एक एक्सेप्टेंस लोगों में उनके लिए ये भी एक मुश्किल बात हो सकती है। बुशरा, देखिए, एक फुटबॉलर की घर वापसी हुई, लेकिन उससे बसाया गया जम्मू कश्मीर से दूर, नई दिल्ली से दूर मुंबई ले जाया गया। इसी तरह अगर इनकी घर वापसी होती है लड़कों की, तो उन्हें समाज में रहना होगा और समाज के साथ उठना बैठना होगा। जम्मू कश्मीर पहले ही एक कम्युनिटी से बहुत दूर चली गई है, पंडित कम्युनिटी से, जिसका खला अभी भी जमीनी सतह पर दिख रहा है। अगर ये लोग घर वापसी करते हैं, अगर ये तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वापस आते हैं, मुझे लगता है कि जो जिस स्ट्रीम में बेहतर होगा उसे उस स्ट्रीम में एक्सपर्ट मंगवाए जाएं, उसके बाद उसे तरबेती कोर्स दिया जाए, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में उनको लोन वगैरह फराहम करके उन्हें कामकाज करने की इजाजत मिलनी चाहिए। वरना इन लोगों की घर वापसी कहीं खुदा न खासा मुश्किल नजरों से न देखे जाएं, क्योंकि इन्हें रहना सहना यही गाँव देहात में ही है। और रियासती वज़ीर आला जिस तरह से पैलेट विक्टिम्स को आज के दौर में और सबको एक पॉजिटिव कदम की तरह देखेंगे और काबिल तारीफ ये कदम है उन लोगों का भी जो वापसी हुई है जिनकी, और उन लोगों का भी जिन्होंने खुले हाथों से एक्सेप्ट किया है और इस तरह से एक मुहिम चलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका इस तमाम तफसीलात के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संगबारी में मुलव्विस नौजवानों को आम माफी देने के ऐलान के बाद रियासती हुकूमत ने हीलिंग टच पॉलिसी के तहत एक और मुस्बत कदम उठाया है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने 2016 के मुजाहिरों के दौरान अपनी बीनाई खो चुके नौजवानों के एक ग्रुप को सरकारी मुलाजमत का परवाना थमाया। वाज़ेह हो कि पैलेट गन के सबब वादी में 22 नौजवान दोनों आंखों की, जबकि 116 नौजवान एक आंख की बीनाई से महरूम हो चुके हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर रियासत और मुल्क की सतह पर काफी एहतजाज हुआ था और हुकूमत के इस फैसले की तरकीब की गई थी। हुकूमत का यह फैसला मुतासरीन की बाज आबादकारी के सिलसिले में लिया गया है। आपको बता दें कि वजीर आला ने गुज़िश्ता महीने पैलेट गन से मुतासिर नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम कराने का ऐलान किया था। इसके अलावा एक आंख की बीनाई खो चुके नौजवानों के लिए भी सरकार पॉलिसी मुरत्तब कर रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता सितंबर माह में वजीर आला ने पैलेट मुतासरीन को 2 लाख रुपए की माली इमदाद के साथ साथ उनके इलाज मुआवजे पर भी खास ध्यान दिया था। और वजीर आला की हीलिंग टच पॉलिसी को पार्टी की भी पूरी हिमायत हासिल है। पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने कहा कि मिलिटेंसी से मुतासिर लोगों की बाज आबादकारी रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 2 रोज कबल पार्टी के नायब सदर नामजद किए गए सरताज मदनी ने कहा कि वजीर आला महबूबा मुफ्ती की हमदर्दियां मुतासिरीन के साथ हैं और वो पूरी दयानतदारी और इनकिसारी के साथ इनकी मदद करना चाहती हैं। वाज़ेह हो, एक दिन कबल ही पीडीपी के इत्तेहादी जमात बीजेपी ने कहा था कि मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत ही मिलिटेंसी का मुकाबला कर सकती है। मद्दी ने कहा कि पीडीपी लीडरशिप का मानना है कि तनाज़ात और तसादुम से कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि वजीर आला बारहा इस बात को कह चुकी हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर ही मिलिटेंसी का खात्मा किया जा सकता है। ये तो रही बात बाहर की, लेकिन अंदर खाने में पार्टी लीडरान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। चंद रोज कबल ही वजीर आला महबूबा मुफ्ती को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया गया। नए नायब सदर की भी नामजदगी हुई, लेकिन जो खबर बाहर आ रही है उससे लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मीटिंग के बाद साबिक सदर और सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने भी इशारतन ये बात कहने की कोशिश की थी। हमारे जम्मू नुमाइंदे राजन वैद ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पहले ये सुन लेते हैं। मैंने बहुत सी तजावीज़ रखी है। एक गवर्नेंस के बारे में कि मतलब कि हमारे मिनिस्टर हैं जो काबिल लोग हैं, लेकिन काम भी अच्छा करते हैं कुछ, लेकिन कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि रहे हैं कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कई एरियाज में कई लोगों ने काम किया है, लेकिन बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। एक परफॉर्मेंस बेटर हो जी, कैबिनेट में कोऑपरेशन हो जी,
बिल्कुल कैबिनेट में एक टीम होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए बीजेपी और पीडीपी में भी, और बीजेपी के अंदर भी कोऑपरेशन होनी चाहिए एक दूसरे से। पीडीपी के अंदर भी मिनिस्टरों को कोऑपरेशन होनी चाहिए। मीटिंग के बाद से ही बाहमी इख्तिलाफ की खबरें आने लगी हैं। सदर बनने के बाद पार्टी के सभी लीडरान महबूबा को मुबारकबाद देते हुए नजर आए, लेकिन सियासी गलियारों में यह खबर आम है कि हुकूमत में शामिल पीडीपी वुज़रा के बाहमी ताल्लुकात इतने खराब हैं कि वो एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करते। जराये के मुताबिक मुजफ्फर हुसैन ने मीटिंग में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान इसकी वजह से हुकूमत की छवि खराब हो रही है। तो पीडीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। हो सकता है कि बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपसी जो लीडरान हैं, जो पार्टी के खुद लीडरान हैं, उनमें आपस में बातचीत तक नहीं होती है। इस तरह के इशारे जरूर मिले हैं और इससे लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फर हुसैन हैं, उन्होंने मीटिंग में कहा कि किसी का नाम तो उन्होंने हालांकि नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान इसकी वजह से हुकूमत की छवि खराब हो रही है। जिस तरह से आपसी तालमेल नहीं है लीडरान में, इसकी वजह से अवाम के सामने एक गलत इमेज जा रही है, क्योंकि पार्टी के लीडरान जो हैं वो आपस में ही बात नहीं करते हैं। और फिलहाल ये रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर की रहने वाली फुटबॉलर अफशान आशिक का चेहरा अखबार में जब पत्थर फेंकते हुए छपा तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन अफशा का कहना है कि उन्हें पत्थर फेंकने का शौक नहीं है, बल्कि हालात के मद्देनजर उन्होंने ऐसा किया था। करते हुए उन्होंने कहा कि मौके मिले तो वादी की लड़कियां भी खेल में नाम रोशन कर सकती हैं। हमारे दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट शुएब रजा ने अफशा आशिक से खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो लड़कियां हैं वो भी अब किसी से पीछे नहीं है। हम एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसकी एक तस्वीर छपी थी कुछ दिनों पहले, हाथ में पत्थर था और कई तरह की बातें उस वक्त कही गई थी अफशान के बारे में। वो दिल्ली आई हुई है, फुटबॉलर है और लगातार फुटबॉल में अच्छा कर रही है। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने पत्थर उठाया? उसके बाद अब जो फुटबॉल पर जब किक मारती है तो यकीनन देखने वाले बहुत खुश होते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ी वो उभर रही है लड़कियों की टीम में। अफशान, क्या वजह थी कि आपने पत्थर उठा लिया था और उसके बाद आप इतनी अच्छी फुटबॉलर है, किस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई? वो एक पार्ट था मेरी लाइफ का। फुटबॉलर में उससे पहले भी थी, फुटबॉल में उससे पहले भी खेलती थी। बस वो एक इंसिडेंट था कि मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। तो वो एक इंसिडेंट था जो हमेशा मेरी लाइफ में आई थिंक अभी तक भी है। कि हुआ क्या था उस वक्त, क्यों आपको इतना मजबूर होना पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो तस्वीर आती है जम्मू कश्मीर से तो कई लोग ये कहते हैं बहकाया जाता है यूथ को और कई तरह की चीज़ें। आप फुटबॉल खेलती थी और यकीन भी था खेल में सब चीज़ें, उसके बावजूद आप ऐसा क्यों करने को मजबूर? एक्चुअली मेरे जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है वहीदुर रहमान परा सर, वो हमारे ग्राउंड आने वाले थे हमारी गर्ल्स की क्लब का इनॉग्रेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे पत्थर उठाया तो स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गई। स्टोन पेल्टिंग ऑलरेडी चल रही थी उस एरिया में, जिस एरिया पे ये वाक़या हुआ था। तो मैंने अपनी गर्ल्स को बोला, आई एम कोच ऑल्सो, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला चलो हम दूसरा रूट पकड़ के, बट ग्राउंड आज जाना बहुत ज़रूरी है, वी हैव टू बी ऑन ग्राउंड टुडे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम जैसा आप बोलते। तो जो ही हमने दूसरा रूट लिया, कुछ कश्मीरी पुलिस वाले आए, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बात की। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी अपनी माँ बहन के बारे में सुनने के लिए बैठा है, फिर वो कश्मीरी पुलिस हो, वो आर्मी हो, वो सीआरपीएफ हो। तो हम यहाँ पे अपनी माँ बहन के बारे में सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ना। वी आर कश्मीरीज, तो हमारे फुल राइट्स है, हम कश्मीर में कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स आवर स्टेट। तो उस तस्वीर छपी तब क्या आपको लगा कि गलती हुई या क्या चीज़ है, या फिर अब कैसे इस चीज़ से निकलना है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे फील लगा कि मैंने गलती की है। मैं बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैंने अपनी सीएम से भी बात की इस बारे में। मैंने बोला अगर दोबारा ऐसा होगा, हमारे हाथों में फिर से पत्थर होगा और हम सबको ये दिखाएंगे कि कश्मीरी लड़की किसी से कम नहीं है। आप सोचोगे कि लड़कियां हैं तो कंप्रेस हो जाएंगी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हाँ, अभी ऐसा है कि हम अपने यूथ को समझाना चाहते हैं कि हमें अपने स्टेट को आगे कैसे ले जाना है, क्योंकि हम एक यूथ ही है जो अपने स्टेट को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। हम अपनी स्टेट का वेट ना करते हुए, हम अपने एमएलएज एंड मिनिस्टर्स का वेट ना करते हुए अगर खुद से कुछ इनिशिएटिव्स उठाते हैं अपने स्टेट को आगे ले जाने के लिए, वो हमें ही एक गर्व की बात होगी। और थी जो फुटबॉलर है और वो वापस गई है, कई जगहों पर खेल कर भी आई। किस तरह से आप लोगों को लगता है कि लड़कियां आगे बढ़ रही है और आप लोगों को मौका भी मिला है, तमाम चीज़ें, तो कैसे आप चाहेंगी कि आगे आप खेलें और क्या आप कुछ चाहती है? मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि कश्मीर से लड़कियां बाहर आ रही है, खेल रही है, अपना जो उनका ड्रीम है वो पूरा कर रही है। बस ये एक चीज़ है कि इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है, जो हमारी सीएम ने अभी उठाया, स्टेप उठाया। अभी हम रिसेंटली IIWL में पार्टिसिपेट करके आए। दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन कि हम जान सके कि बाहर जब स्टेट के बाहर आते हैं तो खेलना कैसे होता है, कंपटीशन लेवल्स क्या होते हैं। तो बस यही एक चीज़ है कि हम अपने गवर्नमेंट से भी, हम तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी अप्रूवल्स मांगे हैं किसी चीज़ के लिए या हमारे ग्राउंड्स अवेलेबिलिटी के लिए, वो प्लीज़ साइन करके पास कर दे, क्योंकि जब तक हमारी सेंट्रल का सपोर्ट नहीं होगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अफशान, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो पत्थर उठाया था उन्होंने, क्या इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, तमाम चीज़ें। लेकिन वो ये भी कहती है कि उनकी कोशिश यही है कि सभी जो लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेलती हैं इनके साथ या इन जैसी लड़कियां हैं, यकीनन उनको आगे आना होगा और अपनी भागीदारी सूबे की तरक्की और विकास में निभानी होगी, देनी होगी। कैमरामैन गौतम के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त आला भीम सिंह सूबे में गवर्नर राज का निफाज चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुदाखलत करने की अपील की। भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर आईन के मुताबिक सेक्शन 92 के तहत रियासत में गवर्नर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि अगर 6 माह के अंदर गवर्नर राज खत्म नहीं होता तो आर्टिकल 356 के तहत सूबे में सदारती राज का निफाज हो जाता है। भीम सिंह ने एक बयान जारी कर रोहिंग्या मुजाहिरीन को सूबे से बाहर भेजने का मुतालबा किया। उनका मानना है कि ये मुल्क और रियासत दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा भीम सिंह ने गवर्नर NN वोहरा ने कुल जमाती मीटिंग बुलाने के साथ साथ हुर्रियत लीडरों को भी मदऊ करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़े बयान के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक पर बजरंग दल और शिवसेना के चंद कारकुनान ने कौमी परचम लहराने की कोशिश की। वाज़ेह हो कि फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा था कि लाल चौक पर परचम लहराए पहले हुकूमत, और इस बयान से नाराज बजरंग दल और शिवसेना के कारकुनान तिरंगा परचम फहराने के गर्ज से लाल चौक की तरफ बढ़े, लेकिन हिफाजती इंतजामात के पेश नजर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लालपुरा कुंजर में जेरे तामीर 400 मेगावाट रिसीविंग स्टेशन के सामने मुकामी लोगों ने जमकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि रिसीविंग स्टेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए लालपुरा के लोगों ने अपनी जमीन दी है, लेकिन स्टेशन पर लालपुरा के बजाय खुर्शीदाबाद नाम का बोर्ड लगाया गया है, जिसको लेकर लालपुरा के लोगों ने सख्त मजम्मत की। मुकामी लोग बोर्ड बदलकर लालपुरा के नाम से लगाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही फ्री में बिजली मुहैया कराने और लालपुरा से स्टेशन तक रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर स्टेट लाइट प्रोजेक्ट के मैनेजर ने मामले को गवर्नमेंट के सामने उठाने का यकीन दिलाया। यहां से जो पावर सप्लाई है वो पीडीडी के लोकल पावर स्टेशन को दी जाएगी, फिर वहां से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट। रोड कंस्ट्रक्शन का डीसी से हम बात करेंगे कि इस रोड को कितनी जल्दी इसको बनाया जा सके।
वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे के मौके पर कुलगाम में केवीके एग्रीकल्चर साइंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में जिला तरक्कियाती कमिश्नर तलत परवेज और मेहमान खुसूसी थे, तो जिले के दूसरे अफसरान और किसानों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ अफसरान ने बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी के जरखेज होने पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में शिरकत करने आए किसानों ने भी अपनी बात रखी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो ये मैं मानूंगा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज इसमें चप्पा चप्पा जो इसका कुलगाम का है, एक्सेप्ट रिवर इशू के आसपास जो ज़मीन है जो सैलाब में बह गई है, पूरा चप्पा चप्पा यहाँ का फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फर्टिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ही हम अपने टारगेट जो हमने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम चल रही है, हमारे स्टेट का जो मैंडेट है कि हमने प्रोडक्शन को 2022 में डबल करना है। आज जो प्रोडक्शन हमारे पास है उसको दुगना करना है। दुगना करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास कई फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे अच्छा रूट स्टॉक मिलना चाहिए, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, साथ में सबसे ज़रूरी जो फैसिलिटी बढ़नी चाहिए वो है कि प्लांट को मिनरल्स फर्स्ट क्लास मिलने चाहिए, जिससे उसका ग्रोथ अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है उससे। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शनी मैदान में जमकर एहतजाज किया और बीजेपी पर जम्मू के साथ इम्तियाज का इल्जाम लगाते हुए पुतला फूका। पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने कहा कि बीजेपी ने इख्तिदार हासिल करने के लिए जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया। साथ ही उन्होंने शिवसेना के जरिए श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने की कोशिश को मिलिटेंसी के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने वाला बताया और इस मामले में शिवसेना कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक सरेंडर करती जा रही है, उससे यहाँ के लोग जो है आहत है, गुस्से में है और हम किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जम्मू के युवाओं का इस तरीके से अनादर हो, इस तरीके से उनके हक जो है वो मारा जाए। और चेतावनी देना चाहते हैं बीजेपी के लीडर्स को कि हमारा हक जो है हमें रिस्टोर किया जाए, जम्मू के नौजवानों को मुलाजमत में उनका हिस्सा दिया जाए। और मुबारकबाद देते हैं उन नौजवानों को जो वहां उनकी इतने प्रेशर के बावजूद जाके वहां झंडा फहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से यकीन दिलाने पर एहतजाज खत्म कर दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने बताया कि सोशल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वीरजी हंगलू समेत कई अफसरान ने मुलाकात कर मांगे पूरी करने का यकीन दिलाया है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर 15 दिसंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। उनकी खास मांग डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को मौजूदा असेंबली सेशन में पास कराना है। हम आज यहाँ 72 घंटे हमारे हो चुके हैं जो हमने हैंगर स्ट्राइक की कॉल दी है और सरकार ने हमें यकीन दहानी दी है 15 दिसंबर 2017 तक 40% काम होने के लिए हैं और बाकी काम जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर करने के लिए है। अगर सरकार ने हमारे ये 40% काम 15 दिसंबर 2017 तक नहीं किए हैं, हम फिर हैंगर स्ट्राइक पर जाएंगे जो 10 दफरी टीम पर मुश्तमिल होगा। वो हैंगर स्ट्राइक तब खत्म होगी जब या हमारे सारे मसले हल होंगे या तो उन 10 लोगों के वहां से लाशें निकलेंगे, तभी वो हैंगर स्ट्राइक खत्म हो सकते हैं। जम्मू प्रेस क्लब में कश्मीर के सूफी शायरों मुसन्निफ गुलाम नबी ज़हूर की एक किताब जारी की गई, जिसमें जम्मू के कई मारूफ मुसन्निफ और शायर मौजूद रहे। इस मौके पर स्पीकर्स ने गुलाम नबी ज़हूर की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनके बोलने और खतो किताबत करने का अपना ही अलग अंदाज था। इस मौके पर रियासत के मारूफ मुसन्निफ अफरीद बड़ा ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में भी सूफी नज़मों और शायरी को बहुत पसंद किया जाता है। आज की जो फंक्शन है ये कश्मीरी ज़बान के मशहूर शायर गुलाम नबी ज़हूर की है। किताब का नाम है नजराना। ये कश्मीरी शायरी के बारे में ज़हूर साहब ने अपनी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारी, जर्नलिज्म में गुजारी। बहुत सारे नामवर अखबारों में उसने काम किया है और उसके साथ साथ वो शायरी भी करते थे। उनकी शायरी सूफियाना ठाठ पर मुबन्नी है।
उधमपुर में दस्तकार यूनियन के मेंबरान ने इंतजामिया और रियासती सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि सरकार के जरिए चलाई जा रही स्कीम्स के तहत मजदूरों को मुताल्लिक महकमा पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसमें मेडिकल क्लेम, मैरिज मनी स्कॉलरशिप वगैरह शामिल है। दस्तकार यूनियन के मेंबरान जल्द से जल्द इंतजामिया और सरकार से अपनी मांगे पूरी किए जाने की अपील कर रहे हैं। अजय गुप्ता है, मैं मजदूर सेवक हूँ। ये जो आज हमारे पास जो मजदूर भाई बहन आए हुए हैं, ये 4 एरियाज़ के हैं, इनके अंडर 4 विधायक पड़ते हैं। इनका सभी का कहना है कि ये जो 3 विधायक हैं बिल्कुल हमारा काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट मैंडेट लेते हैं, उसके बाद हम गरीब लोगों को भूल जाते हैं। अगर आज ये 3 विधायकों ने अच्छा काम किया होता तो इन लोगों को रोड पर आने की जरूरत। तहसील बसंतगढ़ के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उधमपुर से मुलाकात की और अपने यहां सड़क के अधूरे काम को पूरा करने की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल पहले बसंतगढ़ से खनेट गांव तक रोड बनाने का काम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाए जाने वाला 10 मील का ये रोड अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए मुकामी लोग एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। रोड न बनने की वजह से 20,000 मुकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया और रियासती सरकार से सड़क के अधूरे काम को पूरा करने की मांग की। जी, मेरा नाम उमरदीन है, मैं खनेट का रहने वाला हूं और तहसील हमारी बसंतगढ़ है। हमारा रोड जो था बसंतगढ़ टू खनेट अरसा 10 साल पहले मंजूर हुआ था। उस रोड का काम चालू नहीं हो रहा है, तो अभी से हमने कुछ दिन पहले ये 1 दिसंबर को रोड का काम चालू करवाया था, लेकिन ठेकेदार भी पब्लिक को धोखा देकर भाग आया वहाँ रात को, और डिपार्टमेंट PMSY के जो वहाँ पर कर्मचारी गए हुए थे वो भी भागकर चले आए। जम्मू में बीजेपी पार्टी दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पुंछ के MP जुगल किशोर ने जम्मू और आसपास के इलाकों से आए लोगों से बात की। जुगल किशोर ने लोगों की परेशानियों को सुना। कुछ परेशानियों को मौके पर ही हल कर दिया गया, तो कुछ को जल्द से जल्द हल करने का यकीन दिलाया गया। इस मौके पर MP जुगल किशोर ने कहा कि बीजेपी और रियासती सरकार अवाम की हर मुश्किल हल करने के लिए पाबंदे अहद है। जम्मू कश्मीर की तरफ से ये एक कार्यक्रम बनाया गया है कि हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पार्टी हेडक्वार्टर पर बैठे और लोगों की समस्याएं सुने और उसका समाधान भी करे। आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे सैकड़ों की तादाद में लोग जहां पर आ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। मैं मेंबर पार्लियामेंट के नाते आज पार्टी हेडक्वार्टर पर बैठा हूं, जिसका मैसेज हम पहले से ही कार्यकर्ताओं को दे देते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोग आते हैं और कईयों का हम फोन पर निपटारा करते हैं, कईयों को कुछ लेटर देकर और कई बार फ़ोन करके और कई बार और किसी तरीके से भी उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जो करते हैं। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सुरेश जी हैं, तिलक जी हैं, अपने हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब श्री बलबीर राम जी भी आज हमारे साथ पर समय दे रहे हैं। हम सब इकट्ठे होकर लोगों की समस्याओं का समाधान जहाँ पर करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल रुकने एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में भी SDM की बदसलूकी की मजम्मत करते हुए डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। SDM पर एक डॉक्टर के साथ नाजेबा सलूक का इल्जाम है। उधर केलर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इसी मामले को लेकर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स ने सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। स्ट्राइक पिछले, जैसे आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से डॉक्टर्स, जम्मू कश्मीर के तमाम डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक नाजेबा और नाशाइस्ता सलूक एक SDM ने किया है हमारे एक डॉक्टर्स के साथ। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कितनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये कि उन्होंने डॉक्टर को मजबूर कर दिया है कि वो स्ट्राइक पे जाए।
श्रीनगर में लगातार ट्रैफिक बढ़ने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे के खतरे बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर श्रीनगर में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग के दौरान सेलफोन पर बात करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। ये हुक्म एसएसपी ट्रैफिक पुलिस ताहिर सलीम ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में 46 अफराद के इस मामले में पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस मनसूख किए जा चुके हैं। मीन्स द प्रोसीजर इसमें है ये कि इफ समबडी इज फाउंड ड्राइविंग एंड यूजिंग सेल फोन टुगेदर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें द ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर जो वहां पे होगा, ही कैन सीज द लाइसेंस ऑफ ए पर्सन, और लाइसेंस मेरे पास भेज सकता है और मैं रिकमेंड करूंगा आरटीओ को कि इसकी लाइसेंस जो सस्पेंड की जाए, क्योंकि ही वाज फाउंड यूजिंग सेल फोन वाइल ड्राइविंग, तो वो 6 महीने तक सस्पेंड हो सकती है। 55वें राइजिंग डे के मौके पर आज जम्मू में होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गवर्नर एनएन वोहरा ने सिविल डिफेंस सिस्टम को मरतूब और कारगर बनाने पर जोर दिया। पेशेवराना महारत का मुजाहरा करने वाले ये वॉलंटियर्स होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के हैं। 55 साल कबल इस महकमे की बुनियाद रखी गई थी। मॉक ड्रिल के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि कुदरती आफात और इमरजेंसी में वो किस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। यौम तासीस के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट गवर्नर एनएन वोहरा और डीजीपी एसपी वैद भी मौजूद थे। गवर्नर ने होमगार्ड और सिविल डिफेंस की अहमियत पर रोशनी डालते हुए सरकार पर जोर दिया कि तीनों रीजन में खुसूसी बटालियन तरतीब दी जाए। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी कहूंगा, आज स्पीकर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनको भी कहूंगा कि हमारी स्टेट का बहुत फैलाव है, हमारा एरिया बहुत बड़ा है बाकी स्टेटों के मुकाबिल, और ये 3500, 4000, 4500 वॉलंटियर बहुत कम है। हमें कम से कम 10,000 वॉलंटियर जम्मू रीजन में चाहिए और कम से कम 12-15,000 वॉलंटियर हमें वैली में चाहिए और कम से कम 3 से 4,000 वॉलंटियर हमें लद्दाख रीजन में चाहिए। गवर्नर ने इस मौके पर साबिका जलजले और सैलाब का हवाला देते हुए कहा कि पेशगी तैयारी से बड़े नुकसानात से बचा जा सकता है। उन्होंने मुश्किल हालात में होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कारकर्दगी की तारीफ की। पीछे 2014 में वैली में फ्लड आया तो मैंने देखा कि फौज ने बहुत मदद की, स्टेट पुलिस के हाथ बंधे हुए थे और भी काम कर रहे थे, उन्होंने भी काम छोड़ के फ्लड रिलीफ में शामिल हुए। और साथ साथ जो मैंने देखा, जो लोगों ने बहुत मदद की, आम आवाम के जो पब्लिक के लोग थे, उनके साथ साथ हमारे होमगार्ड के वॉलंटियर भी शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान गवर्नर ने एसडीआरएफ, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की परेड की सलामी ली। राइजिंग डे की तकरीब में आला अफसरान के साथ मकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। राजन वैद, जी सलाम, जम्मू। इंडियन आर्म्ड फ्लैग वीक के मौके पर हमारी टीम ने भदरवा के शहीद नायब सूबेदार चुन्नीलाल के गांव मूथल गंदारी का दौरा किया। 24 जून 2007 को कुपवाड़ा में पाकिस्तानी दरअंदाजों से लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत हासिल की थी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी फौज में जाऊँ। जंगलात से भरा ये इलाका भदरवा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। सोठा पंचायत के तहत आने वाले इस गांव का नाम है बाड़ा गांव। हजारों फीट की बुलंदियों पर बसे इस गांव की शिनाख्त शहीद चुन्नीलाल के गांव के तौर पर होती है। JAKLI की 8वीं बटालियन में नायब सूबेदार के तौर पर तैनात चुन्नीलाल 24 जून 2007 को कुपवाड़ा में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी दरअंदाजों से शिकस्त नहीं मानी।
उनके यौम वफात को इलाके में शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर साल 24 जून को भदरवा के लेक व्यू पर बने उनके मुजस्समे पर लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। जिस वक्त वो शहीद हुए थे उनकी बेटियां छोटी थी, उन्हें ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें याद कर उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन शहीद की औलाद होने की जो खुशी है उसके सामने उनका गम कम पड़ जाता है। मुझे अपने पापा पे बहुत फख्र होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कितनी इज्जत कमाई है, कितनी उनकी वजह से हमारा आज नाम भी है, उनकी वजह से लोग हमें आज जानते हैं। और जब वो शहीद हुए थे तब मैं 10 साल की थी, तब इतना पता नहीं था। तो आज अगर मैं सोचती हूँ कि उनकी वजह से हमारी कितनी इज्जत हुई है, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। मुझे वैसे उतना याद भी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सुनती हूँ जब मैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि उनने हमारे इस इलाके का नाम रोशन किया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी फौज में जाऊँ। उनकी अहलिया को भी इस सदमे से उबरने में वक्त लगा, लेकिन अपने शौहर की शहादत पर उन्हें फख्र होता है। पहले तो दुख होता था, मैंने उधर जाने आर्मी दिखाई देती थी तो ज़्यादा दुख होता था। अभी थोड़ा ऐसे हुआ कि देखो किसी ने ऐसा काम नहीं किया जितना काम उन्होंने किया था। अभी 3 मेडल किसी को नहीं मिले। अभी अशोक चक्र डिस्ट्रिक्ट डोडा में किसी को नहीं मिले। अभी उनको पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ हम भी जाते तो बोलते देखो उसकी फैमिली, उनका नाम लेते, उनके बच्चे देखो सब जानते उनको, हमको सारे जानते उनके पीछे। तो कैसा महसूस होता है आज आपको? आज तो फिर महसूस किया मैंने, देखो ना मैंने फौज से ऐसे डरी नहीं, मैं मरने से नहीं डरी कि वो देखो उनको ऐसे हो गए। पहले तो बोलती मैंने लड़का अपनी भेजना, कोई नहीं जाएगा फौज में। तो बाद में मैंने बोला, जब मैंने बोला क्या डरना फौज, अभी तो फौज हमारे साथ जैसे हमारे पूरा परिवार है फौज। बेटे का गम बूढ़े वालिदैन को भी है। बाप रिटायर होने को हैं, लेकिन मुल्क की खिदमत का जज्बा ऐसा कि कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। बहुत अच्छा था और फौज का बहुत शौक था उसको। हाँ, 2-3 बार वो पहले भी जहाँ भर्ती होती थी वो चला जाता था भर्ती होने के लिए। तो बहुत उसके नेचर भी अच्छा था और उसको देशभक्ति का बहुत जज्बा था। शहीद चुन्नीलाल जितने बहादुर थे उतने ही मिलनसार। भरा पूरा खानदान है और वो सबका ख्याल रखते थे। गांव वाले भी उन्हें बहुत अजीज रखते थे। सबके दुख सुख में वो साथ रहते थे। बहुत ही बहादुर थे और जैसे वो हमारे भाई हैं वैसे हमको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, अच्छे काम करते थे, लोगों को भी सिखाते थे और अपनी बहनों को भी सब बातें बोलते थे। बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, सबके साथ उनका अच्छा ही सलूक था। 1968 में डोडा जिले के मजाफाती इलाके मूथल गंधारी में पैदा होने वाले शहीद चुन्नीलाल का 23 साला सर्विस रिकॉर्ड बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा हुआ है। 1987 में उन्हें सेना मेडल मिला। 1990 में उन्होंने यूएन फोर्स के साथ सोमालिया में ड्यूटी अंजाम दी। 2002 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मेडल मिला। इलाके के इकलौते ऐसे फौजी हैं जिन्हें अशोक चक्र के एजाज से नवाजा गया। उनकी बेशबहा कुर्बानी के पेश नजर 2007 में यौम आजादी के मौके पर उन्हें अशोक चक्र दिया गया। भदरवा से 20 किलोमीटर दूर जंगलात से घिरे हुए सोठा पंचायत के बड़ा गांव तक पहुंचने में हमें थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन शहीद चुन्नीलाल की फैमिली से मिलकर और उनके जोश और जज्बे को देखकर हमारे हाथ बेसाख्ता उनको सलाम करने के लिए उठ गए। 1987 में सियाचिन ग्लेशियर पर कैप्टन बाना सिंह के साथ बहादुरी से लड़ने के लिए सेना मेडल, 1999 में पुंछ ऑपरेशन के लिए वीर चक्र और उनकी शहादत के बाद 2007 में अशोक चक्र हासिल करके इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड सोल्जर होने का एजाज। जी मीडिया उनकी बहादुरी और उनके घर वालों के हौसले को सलाम करता है। जी मीडिया के लिए राजा रहबर जमाल।